हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे चर्चा करी थी और उस पे हमने देखा था कि जो भी टेंसेस होते हैं वो एक्चुअली में वर्ब के फॉर्म पे डिपेंड करते हैं, है ना। इस बात को हमने चर्चा किया था। हमने आपको बताया था कि कोई भी टेंस आपको आइडेंटिफाई करना हो तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप वर्ब पे फोकस करो। वर्ब ही बताता है, वर्ब का पैटर्न ही डिसाइड करता है कि वो जो सेंटेंस लिखा है वो किस टेंस में लिखा होगा, क्या वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है। जिस भी टेंस में होगा वो डिसाइड होता है हमारे वर्ब से, है ना। अब आगे की बातें हमें करनी है, क्योंकि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तक कंप्लीट कर लिया था, है ना बेटा। तो अब हम अगले टेंस को उठा रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखो अभी हम इंडेफिनिट की वाली जो कैटेगरी है जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंडेफिनिट पहचानने के कुछ तरीके मैंने बताए थे, कीवर्ड बताए थे। क्या बताया था मैंने कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस, या वर्ब का सेकंड फॉर्म मिलता है और इज, एम, आर, वाज वर्ब जैसे हेल्पिंग वर्ब अगर आपको सेंटेंस में प्रेजेंट नहीं मिलता है तो आप ये मान के चलोगे कि जो सेंटेंस होगा वो इंडेफिनिट में ही लिखा होगा। अब आगे की बात करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसे हमने सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिकॉग्नाइज करने का तरीका डेवलप किया था कि किस तरीके से हम पहचानेंगे कि टेंस पास्ट में है या प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। सेम वही पैटर्न हम यहां भी लेकर आएंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन को लिखते हैं कि कैसे पहचाने कि टेंस जो लिखा हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट का है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि अगर आप इंग्लिश में लिखे हुए सेंटेंस को पहचानना चाहते हो, किसमें, इंग्लिश में लिखे हुए सेंटेंस को पहचानना चाहते हो, तो आप सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म ढूंढो। क्या ढूंढो? वर्ब का सेकंड फॉर्म। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म मिला है और क्योंकि पास्ट है ना बेटा, देखो कोई भी जो टेंस होता है चाहे वो प्रेजेंट हो या वो फ्यूचर हो या वो पास्ट हो, उनको हम निगेटिव बनाते समय और इंटररोगेटिव बनाते समय हम कुछ हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट में जिस हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते हैं उसे बी बेस वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? बी बेस वर्ब कहते हैं। देखो बी बेस वर्ब ये एक ऐसा वर्ब है जिसके बेटा कई सारे आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे। मैं दिखाता हूं आपको। इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। बीन, इंडेफिनिट टेंस में जब भी हम इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, कभी भी आप फ्यूचर में भी पढ़ना या कभी भी आपको पढ़ना हो, तो इंडेफिनिट टेंस को बनाते समय आप इस बात को जरूर याद रखेंगे, ये बी बेस नाम का भी कोई चीज होता है। बी बेस वर्ब क्या होता है? बी बेस वर्ब का मतलब ऐसा वर्ब जो बी के ही फॉर्म है। बी के पहला फॉर्म प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में यानी सेकंड फॉर्म इसका है वाज और वर, और जो बी का थर्ड फॉर्म है बेटा उसे हम बीन कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म का जब हम यूज करेंगे तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होगा, और सेकंड फॉर्म जब हम यूज करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। और जब थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे तो थर्ड फॉर्म का यूज हम हमेशा परफेक्ट टेंस में करते हैं। उस पे हम आगे चर्चा करने वाले हैं। सॉरी, बातें धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। फिलहाल आप ये समझो कि बी बेस जो वर्ब है इसके कितने पैटर्न होंगे? 1 2 3 4 5 6 7, इतने ज्यादा पैटर्न आपको और किसी भी वर्ब के नहीं मिलते हैं। 5 से ज्यादा पैटर्न नहीं होते, लेकिन इसके देखिए कितने पैटर्न हैं, 7 पैटर्न हैं। अब देखो अगर हिंदी में पहचानना हो, आइडेंटिफिकेशन इंग्लिश में करना हो, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आप ढूंढोगे और ये देखोगे कि इसमें वाज, वर जैसे वर्ड्स का यूज ना किया गया हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बी का जो फर्स्ट फॉर्म होता है यानी प्रेजेंट फॉर्म जो होता है उसे इज, एम, आर कहते हैं,
पास्ट फॉर्म को वाज वर्ब कहते हैं और जो परफेक्ट फॉर्म होता है उसे हम बीन कहते हैं। तो पास्ट फॉर्म का यूज यहाँ पर न किया गया हो, ठीक, इंडेफिनिट के लिए, ठीक। और इंडेफिनिट में भी कौन से सेंटेंस के लिए? इंडेफिनिट में भी अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। कैसे सेंटेंस के लिए? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए कैसे पहचानेंगे उस पर भी हम बात करने वाले हैं कुछ देर में। हिंदी में ता, था, ती, थे, ते, थे, या, ई जैसे सब आपको मिलेंगे। और जरा इसको हम पहले इंग्लिश के एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर हिंदी के एग्जाम्पल्स को लेंगे और उसको फिर हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या हमने जो बातें कही वो सही है या गलत है ना बेटा। तो पहला मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं आपके लिए। राधा स्कूल स्कूल गई। चोर भाग गया, ठीक है। राधा स्कूल गई, चोर भाग गया। दो सेंटेंस में आपको लिखा। एक और लिख लेता हूं। लड़के फुटबॉल खेलते थे, ठीक है। लड़के फुटबॉल खेलते थे। तो राधा स्कूल गई, चोर भाग गया, लड़के फुटबॉल खेलते थे। मैंने 3 सेंटेंस लिखा। और थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करें, देखें कि क्या चीजें मैंने आपको जो बताई वो सही था। यहां पर क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ के बताना। जो मैं बॉक्स बना रहा हूं उस बॉक्स की गई चीज को पढ़ो। ई, क्या ई आया है यहां पर? आइडेंटिफाई हो रहा है ना। ये कौन सा टेंस होगा? पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। और देखो जो भी मैंने सेंटेंस लिखा है ना बेटा, ये किसमें लिखा है? किसमें लिखा है? अफर्मेटिव लिखा है। फिर देखो ता, ये देखो इसमें गई हो गया, या वर्ड आया है यहाँ पर। अरे बोलो आपकी ना आया है ना ये या वर्ड। देखो फिर ते थे, ये आपका रहा ते थे, और यहाँ पर भी क्या है? ते थे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमने आइडेंटिफिकेशन का तरीका पढ़ा वो हमारा क्या है? सही है, ठीक है बेटा। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको ढूंढना होता है और देखना होता है कि वाज और प्रेजेंट नाउन इफ सेंटेंस इज अफर्मेटिव। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात मैं नहीं कर रहा हूं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हम कैसे पहचानेंगे उसको भी हम देख रहे हैं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में देखो, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव को बनाने के लिए हम डू या डज का प्रयोग करते थे, डू नॉट या डज नॉट का। तो इसमें अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा बेटा, तो नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का यूज किया गया होगा। किसका यूज किया गया होगा? डिड नॉट का। और चूंकि डिड डू एक वर्ब है, ठीक, इसके 3 फॉर्म होते हैं। जैसे वर्ब का 3 फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, और एक और कौन सा? यस फॉर्म। जैसे होता है 5 पैटर्न। तो इस डू के 3 पैटर्न हैं। पहला जो पैटर्न है वो क्या है? वो है खुद डू, सॉरी डज, दूसरा डिड, और तीसरा होता है बेटा डन। डज, डिड, डन। अब देखो डिड नॉट सेकंड फॉर्म है ना, और हमने बताया कि वर्ब का जब सेकंड फॉर्म लेते हैं तो पास्ट होता है टेंस, ठीक, और वाज वर्ब नहीं होगा तो इंडेफिनिट होगा। तो डिड नॉट, वाज वर्ब इसमें नहीं आ रहा है ना। अच्छा, इंट्रोगेटिव को जरा देखें हम। इंट्रोगेटिव में भी डिड का यूज होता है, ठीक है। कुछ वाक्यों की शुरुआत में ही डिड आता है, या फिर सेंटेंस में कहीं ना कहीं डिड का यूज आपको दिखेगा, अगर इंट्रोगेटिव है या फिर नेगेटिव है तो, ठीक है बेटा। ये आपका पहचानने का तरीका हो गया, ठीक। सर इंग्लिश में कुछ एग्जांपल लेके हम बात कर रहे हैं क्या? आओ इंग्लिश में भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप हमारे साथ लिख रहे हो तो वेरी गुड, नहीं लिख रहे हो बेटा तो आप आराम से वीडियो पॉज करो, एक एक बातों को समझो, रिवाइज करो, बार बार देखो वीडियोस को। जितनी बार देखोगे उतनी चीजें क्लियर होगी। और आपको कोई किसी बात पे डाउट है तो आप ग्रुप में जाओ, ग्रुप में मेरा नंबर ऐड है, उसमें ग्रुप एडमिन में मैं हूँ, और वहां पे आप मेरा नंबर सर्च कर सकते हो, मेरी डीपी लगी हुई है,
और उस नंबर पे आप कॉल नहीं करना बेटा आपको, क्योंकि हर कॉल लेने के लिए टाइम नहीं है उतना, तो आप व्हाट्सएप नंबर भी वही सेम है, तो आप उस पर मैसेज कर सकते हो कि आपका अगर कोई भी इशू है तो सॉल्व किया जाएगा। ये मैं सेव करता हूँ, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं कुछ इंग्लिश के एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जैसे राधा वेंट, राधा वेंट गोरखपुर, ठीक है। श्याम डांस, children did not pluck the flower. और कोई इंक्लूटिव कर लेते हैं, did boy abuse you? Just a minute please. Let's continue. हाँ, तो मैं बात कर रहा था पास्ट इंडेफिनिट का, है ना बेटा। तो मैंने आपको बताया कि देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म ढूंढना है, और वर्ब पहचानने का तरीका मैंने आपको क्या बता रखा है कि जिस भी शब्द के लास्ट में नाउ अच्छा रहता है, जैसे लिखना पढ़ना, है ना, जाना, खेलना कूदना दौड़ना भागना, सब के सब क्या है, वर्ब है। तो देखो जरा वेंट, वेंट मतलब गया, है ना, गया यानी जाना, जाना एक वर्ब है ना। जाने का सेकंड फॉर्म गया, ठीक। तो आपका ये वर्ब हो गया, और मैंने आपको बताया कि वर्ब का अगर सेकंड फॉर्म दिखे और वाज वर्ब ना हो तो क्या इसमें वाज वर्ब है क्या, नहीं है ना। तो वाज वर्ब नहीं है तो आप इसको कौन सा टेंस बोल सकते हो, इंडेफिनिट। चलो दूसरे को देखते हैं, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, जिसकी बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है अपने आप में, और ये क्या है, वर्ब हो गया। तो वर्ब हो गया ये, और कौन सा फॉर्म है ये, सेकंड फॉर्म। कौन सा फॉर्म है बेटा, सेकंड फॉर्म। अगर ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है और वाज वर्ब नहीं प्रेजेंट है तो क्लियर ये कौन सा टेंस होना है, ये आपका होना है इंडेफिनिट, ठीक। तीसरा देखो, ये आपका जिसकी बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है ना। डिड, मैंने आपको क्या बताया, मैंने शायद मिटा दिया, नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज होगा, है ना बेटा। वर्ब का ही फॉर्म ढूंढना है आपको, ये भी तो एक वर्ब है, वो भी तो एक वर्ब है, बी भी एक वर्ब है, तो आपको वर्ब का ही फॉर्म ढूंढना है, ठीक। ये चूंकि हम इंडेफिनिट बनाने के लिए इस वर्ब का हम स्पेशली यूज करते हैं, क्यों करते हैं, हेल्प लेना पड़ता है इस वर्ब का, इसलिए हेल्प लेना पड़ता है बेटा, क्योंकि इन नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, या आप सीधे सीधे ये कहो कि नॉट का यूज हम बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, मैं ऐसे नहीं कर सकता हूं कि आई नॉट अ स्टूडेंट, मैं बोलूंगा आई एम नॉट अ स्टूडेंट, यानी बिना हेल्पिंग वर्ब का हम नॉट का यूज नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से हमें एक हेल्पिंग वर्ब उधार लेना पड़ा, और उसके तीन फॉर्म बने, डज, डिड और डन। डज और डू का यूज हमने किया प्रेजेंट में, डिड जो उसका सेकंड फॉर्म है उसका यूज कर रहा है इसमें पास्ट में, और जो डन है इसका हम यूज करेंगे परफेक्ट टेंस में। किसमें करेंगे, परफेक्ट टेंस में, क्योंकि ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो ये भी देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया ना बेटा, और वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ऐसे जान लो कि अगर डिड आ गया नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में तो आप बिल्कुल इंश्योर कर सकते हो कि जो आपका सेंटेंस लिखा हुआ है वो कौन सा टेंस में लिखा हुआ है, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है बेटा। आओ आगे थोड़ा सा देखते हैं, मिटा दो। ये तो आपकी हो गई आइडेंटिफिकेशन।
अब जैसे उसमें हमने रूल्स पढ़े थे ना ट्रांसलेट करने के लिए, वैसे कुछ रूल्स इसमें भी पढ़ेंगे। क्या है वो रूल्स? रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि इफ सेंटेंस इज अफर्मेटिव, इफ सेंटेंस इज अफर्मेटिव, देन फर्स्टली वी शुड यूज subject. What? Subject. Then we should use verb, second form of verb. What can we use? Second form of verb. Then we use object. What? Object. None other thing. Only subject, second form of verb, and object. This is complete sentence of which type? Assertive type. Which type? Assertive type. यानी ये assertive type sentence को लिखने का एक complete तरीका है। मतलब आपको सबसे पहले subject को लिखना है, verb के second form को लिखना है, और क्या लिखना है? AWS का मतलब assertive से है, ठीक है बेटा? Subject को लिखना है, verb का second form और object को लिखना है। चाहे subject singular हो या प्लूरल, यहां पर सिंगुलर और प्लूरल को लेकर किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। जैसे प्रेजेंट में इशू था ना कि वहां पर एस या ईएस जोड़ते थे, है ना, तो हम वहां पर इशू इसलिए था क्योंकि एस या ईएस जोड़ने से जो वर्ब था वो क्या होता था? सिंगुलर या प्लूरल बनता था। वर्ब का सेकंड फॉर्म अपने आप में सिंगुलर भी होता है और अपने आप में प्लूरल भी होता है, इसीलिए यहां पर इस तरीके का कोई भी इशू नहीं। एग्जांपल समझे क्या? चलो पहले रूल लिख लेते हैं, फिर एग्जांपल लेंगे। रूल नंबर 2 क्या कहता है बेटा? रूल नंबर 2 कहता है कि इफ सेंटेंस इज रिटन इन नेगेटिव फॉर्म, इफ सेंटेंस इज रिटन इन नेगेटिव फॉर्म, देन हाउ कुड वी ट्रांसलेट इट? वी कैन यूज फर्स्टली सब्जेक्ट, देन डिड नॉट। बेटा अभी मैंने आपको बता के आया कि डिड नॉट, यानी नॉट का यूज हम अकेले सिंगल कहीं भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है बेटा? नॉट का यूज हम सिंगल कहीं भी नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कई सारे सेंटेंसेस जो नेगेटिव वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा नो एनी स्टूडेंट, एज एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, नो एनी स्टूडेंट विल बी अलाउड टू प्रीफर एनी टाइप्स ऑफ कैलकुलेटिंग मशीन और इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इन एग्जामिनेशन हॉल। आपने पढ़ा होगा अगर कोई कॉम्पिटिशन का एग्जाम देते हैं तो उस पे लिखा हुआ होता है कि नो कैंडिडेट शुड बी यूज्ड एनी टाइप, तो वहां पर देखो बेटा नॉट से तो नहीं शुरू किया, किससे शुरू किया? नो से, क्योंकि नो का यूज आप फ्रीली कर सकते हो, बिना हेल्पिंग वर्ब का कर सकते हो, लेकिन नॉट का यूज हम बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं कर सकते हैं। तो यही इसी कारण से हमने डू के सेकंड फॉर्म को उधार लिया और यहाँ पर लाकर रख दिया, और चूंकि यहाँ पर हम वर्ब का ये सेकंड फॉर्म ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, ध्यान देना, बातों पर गौर करना बेटा, बहुत गहरी बात है ये यहाँ पर, क्योंकि अभी तक जो भी आपने पढ़ा उसमें चीजें आपको सीधे रटा दी जा रही थी, यहाँ पर मैं आपको रीजन के साथ पढ़ा रहा हूँ, है ना? देखो अभी तक जो था आप ये जानते थे कि सब्जेक्ट को लिखते हैं, डिड लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। क्यों लिखते हैं भाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म? क्यों लिखते हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? जबरदस्ती है क्या? हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे? नहीं, सेकंड फॉर्म इसलिए नहीं लिखते हैं बेटा क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑलरेडी हमने डू का यूज कर रखा है ना? जैसे डू का फर्स्ट फॉर्म डू या डज था, सेकंड फॉर्म डिड है, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर चुके हैं, तो एक साथ एक ही पैटर्न के दो वर्ब नहीं आ सकते हैं, इसीलिए अब हम यहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। और चूंकि सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, है ना, डिड नॉट भी हो गया, अब बचा क्या मेरा? ऑब्जेक्ट। ये कौन सा केस है? इफ सेंटेंस इज नेगेटिव। अब आते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 में दो सेगमेंट होंगे, आप जानते भी हो। रूल नंबर 3 किससे रिलेटेड है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस से। किससे रिलेटेड है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस से। जरा जल्दी जल्दी आंसर करना है आपको कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं बेटा? अरे बोलो, भूल गए क्या? याद है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था दो टाइप के होते हैं, एक क्लोज एंडेड होता है और एक ओपन एंडेड होता है। क्लोज एंडेड किसे कहते हैं? वेरी गुड। और ओपन एंडेड किसे कहते हैं? वेरी गुड, सब बहुत ही अच्छे बच्चे हो आप लोग।
देखो रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा हो वो ओपन एंडेड हो, क्या हो, ओपन एंडेड हो, तो सबसे पहले देखो कोई भी ओपन एंडेड क्वेश्चन वर्ड बनाने के लिए किसी भी कोई भी सेंटेंस आप लिख रहे हो, कोई भी टेंस का यूज कर रहे हो, अगर आपको ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाना है तो उसका सीधा सा एक तरीका ये होता है कि आप हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में ले आओगे। जिस हेल्पिंग वर्ब का यूज आप नॉट के साथ कर रहे हो उसी हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में ले आओगे। तो यहाँ पर हमने किस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है नॉट के साथ, डिड का, तो हमारा डिड शुरुआत में आ गया, इमोजी आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, क्या खत्म हो गई क्या सेंटेंस? नहीं, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना बेटा। गाना याद आ रहा है आप लोगों के लिए? छोड़, माहौल बिगड़ जाएगा। डिड और उसके बाद कौन सा, फिर हम लिखेंगे किसे बेटा, सब्जेक्ट को, ठीक है। और हम किसे लिखेंगे, डिड हमने लिख लिया, सब्जेक्ट लिख लिया। ध्यान देना ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना। तो जब वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो फिर क्या हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। तो हम लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। केस कौन सा है? क्लोज एंडेड। कौन सा केस है बेटा? क्लोज एंडेड इंटेरोगेटिव। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आई थिंक आपको अच्छे से। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर इसी का सेगमेंट है, रूल नंबर भी आप डाल सकते हो, नो एनी प्रॉब्लम। आपको मैं स्टार बना दे रहा हूं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि क्लोज एंडेड ना हो, ओपन एंडेड हो। ओपन एंडेड पहचानने का तरीका मैंने हिंदी में आपको क्या बताया था कि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो वाक्यों के बीच में होते हैं। जैसे मैं आपसे दो एग्जांपल बोलता हूं, ठीक है, लिखना नहीं है, सुनना है आपको। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप क्या करते हो, तो आपके पास बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग पढ़ते हो सकता है कुछ लोग क्रिकेट खेलते हो सकता है कुछ लोग कुछ और का काम करते हैं, कुछ किसानी करते हैं। तुम्हारे जैसे अच्छे बच्चे होंगे तो पढ़ते होंगे, कुछ गंदे बच्चे होंगे तो झगड़े लड़ाइयां गाली गलौज करते होंगे, है ना। कुछ मेहनती लड़के पढ़ते भी होंगे और घर का काम भी करते होंगे। अगर मैं आपसे कहूं क्या तुम काम करते हो, तो आपके पास सिर्फ दो ही आंसर है, हाँ या ना, ठीक है। तो आप ओपन एंडेड वाले में हम क्या करेंगे, ओपन एंडेड याद आ गया ना आपको, तो हम क्या करेंगे, देखा आपने, मैंने आपसे पूछा कि आप क्या करते हो, जस्ट अ मिनट, हाँ आप क्या करते हो, तो क्या सब्जेक्ट के बाद आया ना, आप क्या करते हो, यानी वाक्य के बीच में आ गया। जब भी वाक्य के बीच में आएगा हिंदी में तो वो आपका ओपन एंडेड होगा। और ओपन एंडेड को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं। किसे लिखते हैं बेटा? क्वेश्चन वर्ड को। क्वेश्चन वर्ड हमने लिख लिया और मैंने आपको बताया था, याद क्यों करो, मेरी बातों को आप गौर से सुना करो, देखा करो, फिल किया करो। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद नो एनी चेंजेस अलाउड इन इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ एनी टाइप। क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद आपको सेम वही वाला, सेम जो पैटर्न था सेम वही आपका यूज करना है। मतलब क्या कि इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड लिखोगे, उसके बाद आप डिड लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा? डिड। फिर आप क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। फिर आप क्या लिखोगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर आप क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ छूट रहा है, क्या छूट रहा है मेरे लाल, बताओ जरा तो, अरे बोलो क्या छूट रहा है? सही जवाब, क्वेश्चन वर्ड छूट रहा है। क्वेश्चन वर्ड के बिना बात अधूरी होती है, ठीक है। ये आपका हो गया सेकंड केस। अभी एक केस बाकी है, शायद प्रेजेंट में ये बात बताना आपको भूल गया था, डजंट मैटर, यहां सीख लो आप कि वो केस क्या है। अगर क्वेश्चन जो दिया हो आपका, जो सेंटेंस लिखा हो, वो इंटरोगेटिव भी हो और वो निगेटिव भी हो, तो हम क्या करेंगे, अगर ये वाला फॉर्म है, ये वाला यानी क्लोज एंडेड है, तो आप सबसे पहले लिखोगे डिड को, फिर सब्जेक्ट को, फिर नॉट को, ठीक है। क्या लिखोगे? डिड सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को, ठीक। और अगर सेकेंड वाला पार्ट है तो आप क्या लिखोगे? क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड
क्वेश्चन पढ़। प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जल्दी से नोट करो, आपको मैं दे रहा हूं कुल 15 सेकंड, जल्दी से नोट करो। चलो आई थिंक यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, है ना। अब आओ थोड़ी एग्जांपल पे बात करते हैं। आओ हुजूर तुमको बहारों में ले चलो, हटा दो ना, एक मिटा, चलो दो मिटा देता हूं। एक एग्जांपल मैंने लिखा। अब हम अभी तक क्या था, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि व्हाट इज कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ टू यूज दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इन ट्रांसलेशन। ठीक है बेटा, आओ देखते हैं। पहला मैं वो क्वेश्चन लिख रहा हूं, कौन सा असर्टिव सेंटेंस में लिख रहा हूं, बोलो तुम ही बताओ कौन सा लिखूं। चलो मैं ही लिख देता हूं। छात्र, चलो एक मिनट। पुलिस ने चोर को पकड़ा। दूसरा मैं लिख रहा हूं क्या, लड़कों ने परीक्षाएं दी। ठीक है बेटा, आइडेंटिफिकेशन में आपने देखा ना, या आता है, ई आता है, तो या साउंडेड है, ई साउंडेड है। ठीक, अब जरा इसको ट्रांसलेट करें। दोनों अफर्मेटिव हो तो अफर्मेटिव के लिए हमने आपको क्या बताया था कि अफर्मेटिव के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, पुलिस है कि चोर, बताओ, पुलिस है कि चोर। मैंने आपको बताया था ना पहले वाली क्लास में, आई थिंक मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट पढ़ाने का तरीका होता है हु से क्वेश्चन करो। किससे क्वेश्चन करो, हु से, या व्हाट से क्वेश्चन करो। हु से क्वेश्चन करो, हु मतलब कौन। whom से भी करोगे क्वेश्चन तो भी आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। whom did catch the thief, किसने चोर को पकड़ा, तो पुलिस ने, है ना। किसने चोर को पकड़ा, पुलिस ने। तो पुलिस आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्या हो गया, सब्जेक्ट। चलो पुलिस, अब हम क्या वाज वर्ब लगाएंगे, नहीं, इसमें वाज वर्ब का यूज नहीं करते हैं। वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखेंगे पकड़ना, वर्ब है, नाम वर्ड आ रहा है। पकड़ने की इंग्लिश क्या होती है, कैच। कैच का सेकंड फॉर्म कॉट। ठीक, किसको पकड़ा, चोर को पकड़ा। किसको पकड़ा, चोर को पकड़ा। यानी ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, वर्ब को छोड़ने के बाद जो बचता है उसी को तो हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। पुलिस कॉट थीफ। ठीक है बेटा, अब देखो, लड़कों ने परीक्षाएं दी, बॉयज परीक्षाएं दी। परीक्षाएं दी, देने का मतलब यहाँ पर कोई सामान तो है नहीं परीक्षा कि आप दोगे। तो अगर कोई सामान देते हो तो उसको हम कहते हैं गिव। गिव मतलब होता है देना, उसका सेकंड फॉर्म होगा गिव। लेकिन यहां पर परीक्षा तो आप फेस करते हो, क्या करते हो, परीक्षा का आपको सामना करना पड़ता है, प्रश्नों का आपको उत्तर देना होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे बॉयज फेस्ड, फेस का सेकंड फॉर्म फेस्ड द एग्जामिनेशंस। बॉयज फेस्ड एग्जामिनेशंस। ठीक है बेटा, अब आप थोड़ा सा इस पे हम चर्चा करें। ठीक, मैं मिटा रहा हूं इसे।
ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसका यूज आपको करते रहना है, इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। और ये थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है। मैं अगला सेंटेंस लिख रहा हूं, और ये भी हाँ, सोहन स्कूल नहीं जाता था। सोहन स्कूल नहीं जाता था, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे सोहन फिर हम क्या लिखेंगे, देखो यहां पर, अच्छा मिटा दिया मैंने, कोई बात नहीं, डिड नॉट। सोहन डिड नॉट, चूंकि डिड अपने आप में वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए हमें सेकंड फॉर्म यूज करने की जरूरत नहीं है। सोहन डिड नॉट गो टू स्कूल। अगर वैसे वर्ब का गो का सेकंड फॉर्म लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, वेंट। ठीक है बेटा, चलो अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल हमें क्वेश्चन इससे लेना है, किस पैटर्न से, क्लोज एंडेड क्वेश्चन से। क्या बिल्ली ने दूध पिया? क्या बिल्ली ने दूध पिया? क्या वर्ड आया है शुरुआत में? जब भी क्वेश्चन वर्ड आपका शुरुआत में आएगा तो वो हिंदी में आप जान लो कि वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। अब क्या बिल्ली ने दूध पिया? पिया होगा तो आप हाँ कहोगे, नहीं पिया होगा तो ना कहोगे, है ना। तो आप इसको ट्रांसलेट कैसे करोगे, जो हेल्पिंग वर्ब हम नॉट के साथ यूज करते हैं, सेम उसी हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में लाते हैं डिड, और डिड के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के नाम पर यहाँ पर क्या आया, बिल्ली। डिड कैट वर्ब का सेकंड फॉर्म, नहीं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड कैट ड्रिंक। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड के लिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ब, क्या बचा, ऑब्जेक्ट मिल्क। ठीक है, अगला लेते हैं, ये वाला पैटर्न हो चुका है ना क्लोज एंडेड का। अगला लेते हैं, ये वाला पैटर्न लेते हैं एक। बेटा मैंने आपसे बोला था कि मैं कुछ चीजों को, जैसे क्वेश्चंस को पोस्ट करूंगा, और आई एम श्योर मैं टाइम की कुछ कमी की वजह से और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से पोस्ट नहीं कर पाया, और आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं पोस्ट करूं, और वो जो मैं पोस्ट करूंगा उसमें आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के और पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोनों के प्रैक्टिस सेट रहेंगे। तो आप उसको प्रैक्टिस करना, ट्रांसलेट करना, और कल मैं उसको श्योर उसको मैं आप वो करा दूंगा, करेक्शन करा दूंगा। ठीक है ना, पांचवा देखते हैं, वेल क्लोज, सॉरी क्वेश्चन वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट, यानी क्वेश्चन वर्ड ओपन एंडेड क्वेश्चन हमको लेना है। लेते हैं, राधा डांस क्लास क्यों नहीं गई? ओपन एंडेड हो गया ना। देखो ओपन एंडेड पहचानने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि क्वेश्चनिंग करने वाले जो वर्ड हैं वो आएंगे सब्जेक्ट सॉरी सेंटेंस के बीच में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, अरे बोलो क्वेश्चन वर्ड यही है ना, तो क्वेश्चन वर्ड व्हाई, क्योंकि इंग्लिश व्हाई। फिर हमने क्या बताया कि नो पैटर्न, पैटर्न में नो चेंजेस इन पैटर्न, कोई पैटर्न में चेंज करने की जरूरत नहीं है। व्हाई डिड राधा नॉट, क्यों नहीं, हाँ क्योंकि ये निगेटिव है, ये बोला, सॉरी मैंने लिख दिया पहले, लग रहा है ये बोला लिख दिया। व्हाई डिड राधा नॉट वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे कि फर्स्ट फॉर्म? सेकंड फॉर्म पहले यूज कर सकते हैं, गो टू डांस क्लास, राधा डांस क्लास में क्यों नहीं गई? अब चलो एक और मैं बता रहा हूं, ये वाली इसकी बात हो गई है ना बेटा। चलो अगला देखते हैं, क्या, सॉरी, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? अभी एक चीज मुझे याद आ गया है, थोड़ा सा ये चीजें
इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, बल्कि इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर बोर्ड्स के बाद आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देते हो, जैसे CHS है ना, या फिर मान लेते हैं कोई ऐसे भी किसी भी अदर कॉलेजेस का एग्जाम देते हो, है ना बेटा, तो टॉप रैंक के जो कॉलेज हैं तो वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो जरा, हम कीवर्ड बता देते हैं आपको कि अगर इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हो और आपसे कोई पूछे कि पहचान के बताओ कि कौन सा टेंस है, तो बहुत आसानी से और बहुत तेजी से आप बता सकते हो अगर सब्जेक्ट के लास्ट में यस्टरडे, ठीक है, लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ठीक है, लास्ट वीक, किस टाइप के कोई भी वर्ड आपको आए, ठीक है, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस और लास्ट एक ही चीज होता है, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस वीक, इस टाइप के कुछ भी आप आए वर्ड्स, तो ये की वर्ड है, इसको देखते ही आप बता सकते हो, वर्ब भी ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है। अगर यस्टरडे का यूज किया गया है, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस नाइट का यूज किया गया है, तो आप श्योर कर सकते हो कि जो सेंटेंस होगा वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा होगा। तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए, क्यों आए लिख देता हूं मैं, एक ही बार हो जाएगा, वाई डिड यू केम स्कूल yesterday, तुम कल स्कूल, व्हाई डिड यू केम स्कूल yesterday, तुम कल स्कूल क्यों आए। देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा, क्वेश्चन वर्ड को लिखा, क्वेश्चन वर्ड, फिर हमने लिखा डिड को, फिर सब्जेक्ट को, फिर वो हमने गलती से केम लिख दिया है, कम होगा, ठीक है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम वर्ड, ठीक है, टाइम वर्ड को हम लास्ट में लिखते हैं, कल। यही मैंने यहाँ पे होता है लास्ट ईयर, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, प्रीवियस, ये देखते ही आप बता सकते हो कि जो टेंस है वो पास्ट का होगा। अब इस तरीके से मुझे लगता है कि मैंने सारी बातें कर दी है आपके साथ डिस्कस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस आज यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप इसको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ोगे, सिस्टमैटिक तरीके से नोट्स बनाओगे, फॉलो करोगे। फॉलो करने का मतलब जो मैं तरीके बता रहा हूं उन तरीकों को फॉलो करोगे। और बेटा एक रिक्वेस्ट और भी है हमारा आपसे कि अगर आप वीडियोस देखते हो तो जो वीडियो देख रहे होते हो, ऐसे वीडियो आप देख रहे हो यूट्यूब पर, लिंक जैसे खोलते हो तो वीडियो प्ले हो जाता है ना, और वीडियो प्ले होने के बाद यहाँ पर आपका इस टाइप के कुछ बटन होते हैं, ठीक बेटा, यहाँ पर आपका कुछ टाइप के बटन होते हैं, यहाँ पर ऐसे एक थंब बना होता है, थंब जो ये बताता है कि आप उसको लाइक कर रहे हो, लाइक अगर पसंद आ रहा है तो आप थंब इंप्रेशन जरूर प्रेस करें, जिससे हमें पता चलेगा कि कितने लोग देख पा रहे हो और आपको चीजें पसंद भी आ रही हैं या नहीं, ठीक है बेटा। आई होप आपको पसंद आ रही होंगी, फिर भी आप लाइक करो, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ते समय भी एक सेकंड लगता है उसको करने में, कोई ज्यादा यहाँ पर डिसलाइक का ऑप्शन होता है, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो ये वाला प्रेस करें। आई होप आपको पसंद आता ही होगा और आप यही प्रेस करोगे। और तीसरी जो बात आपको मुझे बतानी है तो ये बताना है कि अगर मान लेते हैं कि ये लेक्चर मैंने आज, या कोई भी लेक्चर, किसी भी सर का लेक्चर आज मैंने पोस्ट करी, तो उस पोस्टेड लेक्चर में आपको कोई भी समस्या है तो नीचे भी, और जैसे ये वीडियो चल रहा है उसके नीचे और कई सारे वीडियो दिख रहे होते हैं, तो और इसको जैसे ही आप ऊपर स्वाइप करते जाओगे तो एकदम नीचे जब पेज खत्म होता है तो लिख के आता है कमेंट्स। क्या लिख के आता है? कमेंट। तो यहाँ पर आप पब्लिक कमेंट कर सकते, यहाँ पर आप कमेंट करो। अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत है, साउंड का इशू है, दिखने में इशू है, कोई बात समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हो। आई विल रिप्लाई यू श्योरली। ओके बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।